क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन अति सरल हो। जी हाँ दोस्तों, बहुजन विमर्श चैनल के इस 14वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह भी एपिसोड महामना ज्योतिबा फूले के व्यक्तित्व और कृतित्व को समर्पित है। पिछले 2 एपिसोडों में यानी एपिसोड नंबर 12 और एपिसोड नंबर 13 में हमने यह बताने की कोशिश की कि किस कदर महामना फूले शिक्षा के महत्व को समझकर शिक्षा का अपने स्तर से ब्रिटिश हुकूमत के सहयोग से प्रचार प्रसार कर लोगों को इस लायक बनाने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा का सही एप्लीकेशन हो सके। इसी के मद्देनज़र फूले साहब कई तरह का सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक सुधार का जो काम किए वह भारतीय इतिहास के संस्कृति के अध्याय में, सांस्कृतिक आंदोलन के अध्याय में गेल एम्बेड के द्वारा सुरक्षित कर दिया गया था। साहित्य से भी समाज प्रभावित होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य में समाज का चेहरा दिखाई देता है और चेहरा देखकर समाज यह तय करता है कि चेहरा गंदा है, चेहरा कैसे साफ होगा, शिक्षा का किस तरह से उपयोग होगा, ये समाज देखता है। तो साहित्य का जो महत्व है वह समाज के लिए बहुत ज़्यादा है। उसके महत्व को फूले साहब भी नहीं नकार पाए। अपनी जो उस समय हमारे समाज के लिए अमूमन भारतीय समाज में जो औसत दर्जे के लोग थे उनके लिए फूले साहब की शिक्षा को उत्कृष्ट शिक्षा ही कहेंगे और शिक्षा में साहित्य का महत्व समझते हुए आपने कई तरह के ग्रंथों की रचना किए, जिसमें गुलामगिरी सबसे ज़्यादा आपकी प्रसिद्ध रचना है। गुलामगिरी में आप तत्कालीन समाज की स्थिति का मार्मिक चित्रण करते हुए आगे क्या करना है उसके बारे में आपने बताने का काम किया। आपकी एक और रचना है अछूतों की कैफियत। आप उसमें यह बताने में सफल हुए हैं कि सामाजिक परिवर्तन का काम गरीबों के हित में, शोषितों के हित में, मजलूमों के हित में कोई ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम समाज का ही आदमी काम करे। आपने पेशवा के साम्राज्य की, पेशवा राज की जो तुलना किए मराठा राज से और बताए अछूतों की कैफियत में कि पेशवा के राज में थोड़ी थोड़ी सहूलियतपूर्ण जिंदगी अछूत जी रहे थे। पेशवा थोड़ा थोड़ा उदार मना से शासन चलाया करते थे, लेकिन मराठा शासनकाल में अछूतों की स्थिति और भी खराब हो गई। ये अछूतों की कैफियत में पढ़ करके जाना जा सकता है। इसके बाद किसान जो समाज में हाशिए पर रखे जाते हैं, मगर हमें भूलना नहीं चाहिए कि किसान के बिना जीवन की, दुनिया की, सृष्टि की कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसान है तो दुनिया है, किसान नहीं है तो दुनिया नहीं है। तो किसान का कोरा नामक ग्रंथ की रचना कर किसानों की उस समय हो रही दुर्दशा का जिक्र आपने किया। फिर आपका नाटक तृतीय रत्न नाटक के द्वारा आपने समाज की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित करने का काम किया। लोग कहा करते हैं कि ज़्यादा साहित्य का अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा, मगर 2 में से तुम्हें क्या चाहिए
कलम या की तलवार, कलम उगलती आग जहाँ, अक्षर बनते चिंगारी। चिंगारी, मन में चिंगारी उत्पन्न होता है। किस चीज़ की चिंगारी? परिवर्तन की चिंगारी, ज्ञान की चिंगारी, और शोषण से विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध आगे बढ़ने की जानकारी हमें मिलती है। तो कहाँ से मिलती है? साहित्य से मिलती है। साहित्य कलम के द्वारा उस समय रचित होता था। महामना ज्योतिबा फूले साहित्य की रचना कर, अगर ये कहा जाए कि बहुजन समाज का पहला साहित्यकार अगर कोई थे तो महामना फूले थे। फूले सत्ता के महत्व को समझे। उनको लगा कि हम जिस शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में कामयाब हो रहे हैं, अगर हुकूमत का सहयोग नहीं मिलता, हुकूमत का साथ नहीं मिलता, हुकूमत का बरद हस्त हम पर नहीं रहता, तो शायद हम काम नहीं कर पाते। तो इस तरह से पहले भी हम आपसे अर्ज किए, पावर के महत्व को समझे कि पावर इज नीडेड टू डिस्ट्रॉय पावर। महामना फूले के मन में किसी भी जाति के प्रति कोई विद्वेष की भावना नहीं थी। एक विधवा थी जो संजोग से अगर कहा जाए मनुवादी व्यवस्था के मुताबिक ब्राह्मण जाति की थी। उनका जो बेटा हुआ उसका नाम यशवंतराव था, और अपना सारा उत्तराधिकार महामना फूले किसी माली को नहीं दिए। अगर जातिवादी होते, संकुचित प्रवृत्ति के होते, तो अपनी जाति के लोगों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकार देते। लेकिन उत्तराधिकार किसको दिए? तो उस विधवा ब्राह्मणी के बेटा को, जिन्हें लोग यशवंतराव के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लोग यशवंतराव के नाम से जानते हैं। तो फूले साहब के मिशन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो यशवंतराव हुए। आगे महामना फूले जब बहुत ज़्यादा काम किए, उनके उत्कृष्ट काम को देखते हुए, शानदार काम को देखते हुए, बेमिसाल काम को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उन्हें एक पदवी दी गई। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। मानवता की सेवा करते हुए, परिवर्तन का काम करते हुए, सामाजिक क्रांति का संचालन करते हुए, कई तरह के सामाजिक संगठनों, अनाथालयों, विधवा आश्रमों की देख रेख करते हुए 28 नवंबर 1890 को अपने मिशन की जिम्मेवारी अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले के कंधे पर सौंपकर हमारे बीच से चल बसे। माता सावित्रीबाई फूले उस आंदोलन को अपने दत्तक पुत्र जसवंतराव के साथ आगे बढ़ाती है। और देखिए इन लोगों का त्याग। ये लोग बच्चा पैदा नहीं किए, चाहते तो बच्चा पैदा कर सकते थे, बिल्कुल इफिशिएंट थे, लेकिन इनको लगा कि बच्चा पैदा कर लेंगे हम लोग तो झंझट हो जाएगा और समाज का जो परिवर्तन का काम है वह नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से माता सावित्रीबाई फूले महामना ज्योतिबा फूले के बाद अपने दत्तक पुत्र के साथ मिलकर समाज सुधार का काम, समाज कल्याण का काम करने लगी, आगे बढ़ाने लगी। 1895 के आसपास देश में प्लेग और हैजा का प्रकोप हुआ था। तो जो हैजा पीड़ित, प्लेग पीड़ित लोग थे, उनकी अखंड सेवा करते रहती थी सत्यशोधक समाज के बैनर तले, उसके तत्वावधान में। हालांकि लोग मना करते थे कि यह बीमारी बहुत घातक है, अगर इस तरह से आप कीजिएगा तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ऐसे पुरुष, ऐसी महिलाएं जो महामनस्विनी होती है, महामना होते हैं, उनका पूरा का पूरा जीवन तो समाज के लिए समर्पित होता है और मानवता की सेवा करते हुए, मानवता के पक्ष में परिवर्तन का काम करते हुए 10 मार्च 1897 को माता सावित्रीबाई फूले भी इस दुनिया से हम लोगों को
छोड़कर चल बसी। अब आगे इन लोगों के द्वारा परिवर्तन का जो आंदोलन चल रहा था, कौन जिम्मेवारी लिए, अगले एपिसोड में हम बताएंगे। यानी जो अगला एपिसोड होगा, महामना फूले के आंदोलन का उत्तराधिकारी माता सावित्रीबाई फूले, और महामना फूले के बाद जो इस आंदोलन की बागडोर अपने मजबूत कंधे पर, सबल कंधे पर ले लिए, उनका नाम था राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज। तो अगली कड़ी में हम छत्रपति राजर्षि साहू जी महाराज के किए गए कामों को बताने का काम करेंगे। आप अभी तक हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं, मन से बने रहते हैं, मन से बने रहे, मन से आगे भी बने रहेंगे। इसके लिए अपनापन जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ हम इस आश्वासन के साथ हम आपसे रजा लेते हैं कि अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 15 में हम छत्रपति राजर्षि साहू जी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने का काम करेंगे और सार्थक उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, आदाब, बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।